हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में बेसिक पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको सिखा दिया था कि हम कैसे रिएक्शंस के रेट्स को डिफाइन करते हैं और कैसे में गिवन रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल फॉर्म में रेट्स कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चंस हमने कुछ लिए थे और क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे जब आपका मटेरियल उसमें आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बस आप क्लास ठीक से पढ़ लो, जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ वो सॉल्व कर लो, बोर्ड में आपके पूरे में से पूरे 100% मार्क्स पक्के हैं। और देखो यहाँ तो कुछ रिलेटिव भी नहीं है ना, आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो। चलिए तो बात करते हैं। देखें, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये लास्ट क्लास 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कह रहा है ना, कैटालिटिक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द हेबर्स प्रोसेस N2 plus 3H2 gives 2NH3. The rate of appearance of NH3 is 2 into 10 to power 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दी हुई है। देन कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो मैं आपको साथ साथ लैंग्वेज सिखा रहा हूं। आप जब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखोगे? फॉर अ गिवन रिएक्शन या फॉर द रिएक्शन रिएक्शन क्या है? N2 प्लस 3H2 2NH3। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे वो देखो, तो बहुत आसान है। रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज माइनस dN2/dt, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? -1/3 इंटू dH2/dt, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? +1/2 इंटू d ऑफ NH3/dt लिख सकते हैं। या फिर यहां के बाद आप चाहो तो इसको और सुंदर या आसान फॉर्म में लिखे, मैंने आपको सिखाई थी। इसको हम बोल देंगे रेट ऑफ N2, इसे हम बोल देंगे रेट ऑफ H2/3, और इसे हम बोल देंगे रेट ऑफ NH3/2। यह है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, और यह है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। आपको NH3 की रेट दी है, सॉरी, वेरी सॉरी, और आपको NH3 की रेट निकालनी है। तो देखो, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो यहां से हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेट ऑफ H2/3 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ NH3/2। तो बताओ, रेट ऑफ रेट ऑफ H2 आपको निकालनी है। बताओ, रेट ऑफ H2 कितनी हो जाएगी? 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ NH3। और आपको गिवन है क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, दैट इज RNH3 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को यहां रख दो, सो दिस विल बी 3/2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मोलैरिटी पर सेकेंड, या आप चाहो तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आप इसे लिख सकते हैं ना। तो जब आप बोर्ड में आंसर लिख रहे हो तो आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। इतना आपने लिख दिया, आपके नंबर काट ही नहीं सकता। कैसे काट लेगा, है ना? नहीं काट सकता। आप चिंता मत करो, कभी नहीं काटेगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट ला दिया है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो दैट मीन्स आपको टॉपिक पूरा समझ में आ गया है, और नहीं कर पाए हो तो भी कोई बात नहीं, अब समझ लेंगे। इसमें एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है, ठीक है? ऑल्दो बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन पूछ सकता है बोर्ड्स के अंदर, इतना दिमाग तो लगवाएगा ऑब्वियसली आपसे। तो रिएक्शन दी हुई है N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस, ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 is 3.4 ग्राम पर मिनट। देखो, आपको रेट दी है ग्राम पर मिनट में, और अभी तक हम जो रेट पढ़ते हैं वो मोल पर लीटर पर मिनट में या पर सेकंड में है। तो आप ध्यान दें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ग्राम पर मिनट में दिया है, ग्राम पर मिनट निकालना है। आप रेट्स को डायरेक्टली ग्राम पर मिनट में कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप यहां लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि वी कैन नॉट कंपेयर और वी कैन नॉट रिलेट रेट्स डायरेक्टली इन ग्राम्स। द डिफरेंशियल रेट लॉ जो हम यूज करते हैं, द डिफरेंशियल रेट लॉ which we use is related
और इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम जो रेट लिखते हैं 1/3 1/2 सब मोल्स पर लीटर में होती है। तो देखो इसी रिएक्शन के लिए फॉर द रिएक्शन क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। करेक्ट है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लिखूं तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1, रेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3 और रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2। और यहां पर जो रेट है, जो भी यहां पर रेट्स हैं, ये सभी की सभी किसके अंदर होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड में होती है। तो जब आप रेट को रिलेट करोगे तो उसे भी किसमें करोगे, मोल पर लीटर में। तो आप ध्यान दें, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 जिसे हम RNH3 भी बोल सकते हैं, वो दी हुई है 3.4 ग्राम पर मिनट। अब आपको इसे बदलना है मोल पर मिनट में। ठीक है, तो मोल पर मिनट के लिए हम क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे यहां पर, चलो ऊपर ले लेते हैं, शायद आपको वहां विजिबल ना हो। हम दोबारा से रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। देखो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है शॉर्टकट में, बट मैं इतना क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही लिखें। आदत बनाओगे तो बनेगी और फिर आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। लॉजिक आपको आता है, लैंग्वेज आपको आती है, उससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ NH3 इन मोल पर मिनट, उसके लिए आप क्या करोगे भाई, मास दिया हुआ है, मास को मोल से बदलने के लिए हम उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो NH3 का मोलर मास 17 होता है, तो वैल्यू आ गई 0.2 मोल पर मिनट। ठीक, अब आप चाहो तो उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये एक्सप्रेशन नंबर 1, आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ H2 जो अब होगी वो होगी 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ NH3। तो देखो 3/2 इंटू 0.2, वैल्यू आ गई 0.3 मोल पर मिनट। तो ये हाइड्रोजन की रेट आपको मिली मोल पर मिनट में, लेकिन आपको आंसर किसमें देना है, ग्राम पर मिनट में। तो अब इस मोल पर मिनट को आप वापस से किसमें बदलोगे, ग्राम पर मिनट में। तो आप यहां पर लिखोगे कि रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम पर मिनट, ये सिंपल लिख दो, ग्राम पर मिनट। बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू मोलर मास। सो 0.3 इंटू हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और रेट आ गई 0.6 ग्राम पर मिनट। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन से भी डील कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से कि कैसे हम रिएक्टेंट्स की डिसअपीयरेंस की रेट को प्रोडक्ट की अपीयरेंस की रेट से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये देखें, रेट्स ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर गैसियस रिएक्शन। ये चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी फर्स्ट लेक्चर में ही, कि हम गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन की जगह रेट प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक गैसियस रिएक्शन है, N1A गैस प्लस N2B गैस, और इससे बन रहा है कुछ N3C गैस। तो अगर मैं इस रिएक्शन की रेट लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन, और अब मैं इसे लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख रहे हैं तो इसकी जो यूनिट होगी वो बन जाएगी ATM पर सेकेंड। अगर आप प्रेशर ATM में यूज कर रहे हो, अगर आप पास्कल्स में यूज कर रहे हो तो ये वैल्यू पास्कल्स पर सेकेंड में आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो, आप कुछ नहीं करना, जहां आप कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे थे वहां प्रेशर यूज कर सकते हो। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, -1/N1 इंटू dPA/dt, -1/N2 इंटू dPB/dt एंड +1/N3 इंटू dPC/dt। अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर चेंजेस दिए हुए हैं, ये आपको नहीं बनाना, बोर्ड में तो मैं बनाता हूं, हाँ, और अपने आंसर को हाईलाइट करने के लिए आप बॉक्स बना सकते हो वहां पर भी। सो
ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो कोई बड़ा काम नहीं किया, जहां कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी जगह प्रेशर लिख दिया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कंसेंट्रेशन में चेंज दिया है तो आप कंसेंट्रेशन वाला फॉर्म यूज करो, प्रेशर में चेंज दिया है तो आप प्रेशर वाला फॉर्म यूज करोगे। और कोई भी चीज समझ में तब आती है जब हम उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस ले, प्रॉब्लम ले। तो आओ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। हो गया कॉपी? चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं ना, कैटालिटिक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द हेबर्स प्रोसेस। आपको पता, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। हो गया? चलिए तो देखें, N2 + 3H2 gives 2NH3। कह रहा है इफ द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन चेंजेस फ्रॉम 10 atm to 4 atm in 1 minute। तो आपको ये दिया हुआ है चेंज इन, है ना, ऐसे लिखेंगे, देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, गिवन। तो गिवन क्या है, चेंज इन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ चेंज इन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 10 atm से 4 atm आ गया, यानी 10 - 4 दैट इज 6 atm। ठीक है, चेंज लिख रहा हूं, चाहो तो आप विद साइन लिख सकते हो, पर हमें पता है मूड ले रहे हैं सिर्फ। 6 atm आ गया। अच्छा बताओ टाइम टेकन कितना है, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा, तो टाइम टेकन है 1 मिनट। 1 मिनट, ध्यान से देखें, आंसर देना है सेकंड में, दैट मीन 60 सेकेंड्स। पहले का नोट कर लो। अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो यहां से आप हाइड्रोजन की रेट निकाल सकते हो, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम प्यार से RH2 बोलेंगे। बताओ वो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन रिएक्टेंट है तो -dPH2/dt। ध्यान दो, मैंने भी 3 से डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि भाई मैं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन लिख रहा हूं। तो देखो हाइड्रोजन के लिए चेंज कितने का, आप चाहो तो -ΔPH2/ΔT लिख लो। तो चेंज है -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/60। तो ये रेट आ गई 0.1 atm/सेकेंड। तो यहां से अभी तक हमने क्या किया, रेट ऑफ क्या निकाली है, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको आगे लेकर चलते हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। तो देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको दिख रहा है, देखो वो क्या बनेगी, -1/3 × dH2/dt, या फिर आपसे चाहो तो RH2/3 लिख सकते हो। देखो RH2 के लिए आपके पास में है, तो यहां पे आप वैल्यू रख दो, ये बन जाएगा 0.1/3 atm/सेकेंड। ये हो गया अपना पहला पार्ट, सही है। सेकंड पार्ट अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करूं तो कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो अब आप इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो। तो अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल बनेगी, Rn2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2/1, रेट ऑफ H2/3 एंड रेट ऑफ NH3/2। तो हम जाने कितनी बार कर चुके हैं। तो यहां से देखो रेट ऑफ NH3/2 विल बी इक्वल टू बन जाएगा रेट ऑफ H2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रेट ऑफ NH3 कितनी बन जाएगी, 2/3 इंटू रेट ऑफ H2, और वो दी हुई है 0.1। देखो यहां से आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या मिल जाएगी, अमोनिया। बताओ वैल्यू कितनी होगी, 2/30 लिख सकते हो आप, चाहते हो 1/15, या तो सिंपल 0.2/3 को सॉल्व कर लो। तो 2/3 होता है 0.667, ये वाली बन जाएगी 0.0667, और यूनिट आ जाएगी atm/सेकेंड। कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन से तो इसमें मुझे आपको ज्यादा कुछ नहीं सिखाना था, बहुत सिंपल सी बात है। अगर गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं तो हम रेट किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, हम रेट लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो गैसेस के लिए प्रेशर कंसंट्रेशन दोनों में लिखी जा सकती है, ये आपको सीखना था। चलिए कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। चलिए तब बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो देखिए हम अगले टॉपिक के ऊपर मूव करें तो अगले टॉपिक का नाम है रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। अभी तक हमने ये सीख लिया है कि रेट क्या होती है और कैसे हम रेट कैलकुलेट करते हैं।
अब एक्चुअली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेट किस चीज पर डिपेंड करती है। क्या वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी? क्या रेट हमेशा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, या कभी करेगी कभी नहीं करेगी? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें चाहिए कि बेसिकली रेट डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अगर मैं उन फैक्टर्स की लिस्ट आपके सामने बनाना शुरू करूं, ऐसे ही बताऊं मैं आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। एक्चुअली हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको शायद लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एक तो ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट और डोमिनेट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये मैं आपको एक्चुअली चैप्टर का पहला पार्ट यही है, अभी हम यही देखेंगे कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करती है। उसके अलावा रेट डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। आपके पास सॉलिड, जहां पर सॉलिड रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं वहां पर रेट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पर भी डिपेंड करती है। उसके अलावा आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें रेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सब मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा, यूज करवाता जाऊंगा, याद दिलाता जाऊंगा, एक बार बस समराइज कर रहे हैं हम इसको। और उसके अलावा रेट कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करती है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी एक गिवन रिएक्शन की रेट क्या करती है, डिपेंड करती है। ये चीजें बदलेगी तो उसके साथ साथ क्या होती है, रिएक्शन की रेट भी चेंज होती है। तो अभी हम बेसिकली देखने जा रहे हैं, पहला फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर कैसे डिपेंड करती है। तो इसके लिए फिर से मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ, कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ। आई होप आपको इमेजेस क्लियरली विजिबल होंगी, और नहीं है तो आप मुझे एक सेकेंड दे, थोड़ा सा हम प्रकाश का यूज करते हैं। और आई थिंक अब आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये एक ग्लास है, ग्लास, इसमें हमने पेट्रोल डाल दिया है थोड़ा सा, ठीक है, और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बर्निंग ऑफ पेट्रोल। यहां पर मैंने बहुत सारा पेट्रोल डाला हुआ है, ठीक। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से अगर मैं सेम टाइम इंटरवल में रिलीज हीट की बात करूं या फिर सेम टाइम इंटरवल में रिएक्शन की रेट की बात करूं, बताओ रिएक्शन की रेट कहां ज्यादा होगी, यहां पर या यहां पर होगी ना। अगर मैं 10 सेकंड के लिए दोनों को जलाऊं तो यहां पर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज क्या होगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्शन की रेट भी क्या रही होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रेजेंट यहां पर क्या है, ज्यादा है। मतलब इस केस में जो आपकी रिएक्शन की रेट है वो अमाउंट ऑफ फ्यूल पे डिपेंड कर रही है। अगर आप फ्यूल का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन की रेट और ज्यादा क्या होती जाएगी, स्पीड अप होती जाएगी, ठीक। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे अगला एग्जांपल डिस्कस करूं, बर्निंग ऑफ वुड, तो आप देखो ये आपके पास वुड के 10-5 ब्लॉक्स हैं बड़े बड़े, उनको आपने रख दिया और जलाना शुरू कर दिया। और एक जगह ये किया, दूसरी जगह आपने उसी वुड के 50 ब्लॉक रख दिए, उनको जलाना शुरू किया। बताओ क्या रेट बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो ब्लॉक्स हैं बड़े बड़े, वहां पर क्या था, फ्यूल था, लिक्विड फ्यूल था, फटाफट से, तो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्शन का। तो वहां रेट अमाउंट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी, जबकि यहां पर रेट डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगी। वो एक्चुअली तो अगर हमें देखना तो पूरा वेरिएशन देखना होगा, बट हम जनरल आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि कई जगह पर जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा रिएक्शन की रेट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं लेकिन या तो रिएक्शन की रेट बढ़े नहीं या फिर बहुत ज्यादा चेंज ना हो। तो कैसे एक रिएक्शन की रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ बदलती है, ये अब हम सीखना चाहते हैं। क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो जाएगी? क्या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 गुना हो सकती है? क्या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 6 गुना करने पर रेट 6 गुना या उससे ज्यादा बढ़ सकती है? सॉरी, तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया ना, फोन और पुंगी कहीं पे भी बच सकते हैं। तो मैं कह रहा था आपसे कि कैसे डिपेंड करेगा, उस चीज को हम सीखने वाले हैं। और वो हमें कौन सिखाता है? वो हमें सिखाता है रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। तो लाइट्स वापस से ऑन करते हैं, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन, करेक्ट। चलिए, तो ये चीज हमें कौन सिखाता है, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। तो अगर मेरे पास कोई भी एक गिवन रिएक्शन है, जैसे मान लो रिएक्शन है A + B गिव सम प्रोडक्ट्स,
अब इस रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए पर कैसे डिपेंड कर रही है और कंसंट्रेशन ऑफ बी पर कैसे डिपेंड कर रही है, वो चीज अगर हमें पता लग जाए तो उसी चीज से हम इस रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ। देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जैसे आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के, यहां पर ए की पावर पे कुछ नंबर आएगा x और b की पावर पे कुछ नंबर आएगा y। ये x और y इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखो यहां इसका कोफिशिएंट 1 है, यहां इसका कोफिशिएंट 1 है, ये x और y इनके कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इसके बराबर हो, कब बराबर होंगे कब बराबर नहीं होंगे ये हम थोड़ी देर में सीख लेंगे। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि रेट लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि गिवन रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर कैसे डिपेंड कर रही है, कैसे वो वेरी कर रही है। उसी चीज को पता करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करवाने होते हैं। अभी आप ये भी सीखोगे कि हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कैसे रेट लॉ पता करेंगे, बट आप मेरी बात पे ध्यान दो, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही लिख सकते हैं। हम रिएक्शन की शक्ल देखकर उसका रेट लॉ कभी भी नहीं लिख सकते। मान लो आपसे रिएक्शन लिखी हुई ये 2a + 3b गिव्स c, और मैं आपसे बोलूं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखो, तो बताओ आप रेट लॉ कैसे लिखोगे। रेट विल बी इक्वल टू k इंटू a टू द पावर सम x एंड b टू द पावर सम y। ये x और y 2 और 3 के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हमेशा हो ये कहना गलत है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन की इस डेफिनेशन को भी बड़े आराम से समझ सकते हैं कि रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, दैट मींस मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नॉट प्रोडक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स, raised to the power, raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of the reacting species। तो अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन है N1A + N2B और अब मुझे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं उनको यूज ही नहीं करूंगा, तो सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखकर छोड़ देते हैं। और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूं या आप समझो रेट लिखना चाहूं, तो बताओ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो बनेगी k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर सम x एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर सम y। आओ यहां पे यूज होने वाले टर्म्स का मतलब मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर k जो है ना, k को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एक चीज, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये टर्म समझें, ये ऐसे सिंपली बनाया हुआ टर्म है। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of each reactant is unity बोले तो 1 मोलर। तो आप देखो जब ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, 1 की पावर x1, 1 की पावर y1, तो बताओ उस केस में रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, k, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। पहली चीज k को आप रेट कांस्टेंट बोलते हो या फिर आप स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण चीज, अति महत्वपूर्ण, वो क्या है अति महत्वपूर्ण चीज, याद रखना, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स only and only on temperature। ठीक है, चाहो तो यहां और लिख लेना कि नॉट ऑन मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, इन सब पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, इस ही एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ
या फिर आप इसे रेट एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हो। आई बात समझ में? यहां पर x और y क्या है? x और y एक्चुअली इन कंसिडरेटेड टर्म्स की पावर है, बट इनका भी नाम होता है, अभी आप सीखोगे। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं x क्या है, आप यहीं पे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक। x क्या है? x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। सिमिलरली y क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। और अगर आप x और y को ऐड कर दो तो उसे हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर। तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे ऑर्डर को और डिटेल में, तब मैं दोबारा आपको बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, क्या? कि रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ आप सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू लिख सकते हो? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यानी अगर मैं हिंदी में आपसे बोलूं, आप ये भी लिख सकते हो चाहो तो, कि आप रिएक्शन की शक्ल देखकर उसका रेट लॉ नहीं लिख सकते हो, आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए। तो ये था आपका रेट लॉ, और कैसे लिखते हैं हम लोग रेट लॉ। कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं आगे, और अब हम सीखेंगे अपना अगला टॉपिक। रेट लॉ हमने सीख लिया, तो हम ऑर्डर, मॉलिक्युलैरिटी, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन सीखने वाले हैं। तो आप कॉपी करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, थोड़ा सा वेट करो बस। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, देखें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। समझें, बहुत आसान है। एलिमेंट्री, कोई भी चीज एलिमेंट्री होती है ना, बहुत आसान सी जो होती है, तो इन्हें हम एलिमेंट्री या फिर सिंपल रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन, देखो हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती है, मैं आपको बताऊं। एक होती है एलिमेंट्री और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स। अभी हम दोनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसमें एक से ज्यादा स्टेप लगे ही नहीं, उसे हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहली चीज, रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप आर कॉल्ड सिंपल रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो वो रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, इन्हें हम सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी बोलते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, rate law can be directly written for an elementary reaction by the stoichiometry of the reaction। यानी एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप उसकी शक्ल देखकर उसका रेट लॉ डायरेक्टली लिख सकते हो। अभी तक मैं कह रहा था कि हम शक्ल देखकर रेट लॉ नहीं लिख सकते, अब लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। तो समझो, अगर मैंने आपसे कहा कि a + 2b gives c, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मैं इस रिएक्शन की शक्ल मतलब कोएफिशिएंट देखकर रेट लॉ लिख सकता हूं। बताओ इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या बन जाएगा? k × a⁴ एंड b⁴ क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल, अगर आपको पता है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है तो आप उसकी शक्ल देखकर उसका रेट लॉ लिख सकते हो। जैसे देखो, ये रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3। बताओ ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है? एलिमेंट्री है, हाँ वेरी गुड। गलत हो आप, बिल्कुल गलत हो। कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं। देखो सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें जो आप मिस आउट करते हो और इसी वजह से आपको क्वेश्चन नहीं होते और डर भी लगता है। आप एक रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते हो कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। क्या बोला मैंने? आप एक रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते हो कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन आपको बताएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि एलिमेंट्री है, तो अगर उसने बोल दिया एलिमेंट्री है तभी आप एलिमेंट्री मानोगे, खुद से कुछ नहीं मानना है। क्या इसने बोला एलिमेंट्री है? नहीं बोला ना, तो मैं तो इसे क्या मानकर चलूंगा? कॉम्प्लेक्स ही मानकर चलूंगा। मैं इस रिएक्शन को एलिमेंट्री नहीं मानूंगा। और अब अगर कोई मुझसे कहे इसका रेट लॉ लिखो, तो देखो मैं इसका रेट लॉ क्या लिखूंगा? रेट इज इक्वल्स टू k × N2 x एंड H2 y। ये एलिमेंट्री नहीं है, लेकिन हाँ सॉरी, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती, इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री, उस केस में मैं रेट लॉ क्या लिखता बताओ? k × N2 एंड H2 तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं। कुछ नहीं बोला है तो फिर मैं रिएक्शन को एलिमेंट्री मानकर नहीं चलूंगा। कई बार क्वेश्चंस में आइडिया लगाना होता है आपको, तो हम क्वेश्चंस करेंगे तब बात करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे
और ये हमने सीख लिया कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। अब देखो, वो रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए वो एलिमेंट्री है, तो ऑब्वियसली जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी वो नॉन एलिमेंट्री होगी, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो उन्हें हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊं उससे पहले आप खुद ही समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं। और रिएक्शन इज दिस, 2NO गैस प्लस, या ऐसा गैस वैस छोड़ो, सिंपल लिखता हूं, 2NO प्लस Br2 गिव्स यू 2NOBr। बताओ ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? हाँ, वेरी गुड, आप नहीं बता सकते हो, नहीं पता हमें कि एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स, बताया नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इस रिएक्शन की ये मैकेनिज्म है, मतलब ये रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक, तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा? NO Br2 से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है NOBr2। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके पास मैंने लिख दिया फास्ट, वो आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐसे। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है? जो NOBr2 पहले स्टेप में बना वो NO के एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और बनाता है 2NOBr। ये है स्लो। यहां साथ में K1 K2 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कभी कभी। ये इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट्स हैं। पहली बात सुनना ध्यान से, ये रिएक्शन थी, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, यानी एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, मतलब ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। अब आप सुनो, जब ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो बताओ क्या ये और स्टेप्स में हो सकती है? नहीं ना, ये इसी रिएक्शन का तो एक स्टेप है, तो इसका मतलब अब ये फर्दर कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। ये कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री। कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप कैसी रिएक्शन होगी? एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। तो पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम खुद जज कर सकते हैं, भाई एक स्टेयर केस है, ठीक है, उसमें 7 स्टेप्स हैं, तो बताओ 5वां स्टेप जो होगा क्या उसमें और स्टेप भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। एक स्टेयर केस है ऐसा और उसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप्स है, तो अभी 7 स्टेप हो गए ना। अब क्या इस स्टेप में भी सब स्टेप्स हैं? नहीं है ना। तो बस वैसी ही कहानी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप कैसी रिएक्शन होती है? एलिमेंट्री। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं ये रिएक्शन भी एलिमेंट्री है और ये रिएक्शन भी एलिमेंट्री है। तो आप समझो, मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लो डायरेक्टली लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? रेट इज इक्वल्स टू K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Br2। ऐसे ही इसके लिए लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NOBr2। समझ पा रहे हैं? तो आप ध्यान रखना, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप क्या होता है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। फिर देखें और चीज देखो, 2 स्टेप है, उसमें से एक फास्ट है और एक स्लो है। तो भाई अगर मैं इन दोनों से पूछूं आपसे कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ऑब्वियसली यही स्लोएस्ट है भाई, एक फास्ट है एक स्लो है, इसे हम बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप और इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हम इसे प्यार से बुलाते हैं RDS, RDX नहीं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसे हम उसका RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब लोग ये तो बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, आप जब जहां भी पढ़ रहे हो, नो ऑफेंसेस, बट वहां क्या आपको बताया था कि ये होता है, बट उसका सिग्निफिकेंस आपको जब आएगा तभी आपको मजा आएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एक सड़क है, सिंगल लेन वाली सड़क है, ठीक है, यहां पर एक फरारी चल रही है, ठीक है, वो थोड़ा है ना ऐसा मान लो ये एक फरारी है, भावनाओं को समझें, ठीक है, और इसके पीछे एक BM चल रही है, ठीक है, BMW M सीरीज, और इन सबके आगे एक और M सीरीज चल रही है, हिंदुस्तानी M सीरीज, मारुति 800। सिंगल लेन की सड़क है, क्रॉस ओवर कर ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है, उतर जाएगी। और आप सोचो ये दोनों अगर क्रॉस ओवर करेगी तो इंडिया में तो पत्थरों में लटक जाएगी, है ना। अभी
ये 265 kmph की स्पीड जा सकती है, ये 450 kmph तक जा सकती है, लेकिन ये जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर पर। तो दोस्तों ये जो 80 तो बहुत बोल दिया है मैंने, हाँ 50 चलो 80 कर लेते हैं, इतनी इज्जत रख लेते हैं, हाँ 80 से ज़्यादा दौड़ती है मारुति 800। अब बताओ इस गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? हाँ हो तो इतनी सकती है, पर अभी कितनी हो सकती है? मैक्स 80। इसकी भी 80। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्लो चल रहा है, ये किसी और को जगह नहीं दे रहा है। तो किसी भी टाइम पर अगर आपको बाकी गाड़ियों की स्पीड चेक करनी है तो पहले इसकी स्पीड चेक करनी है, भाई ये कितना तेज चल सकता है, उसी के हिसाब से वो चलेंगे। तो ये इनमें से स्लोवेस्ट है, लेकिन क्योंकि सबसे आगे बैठा हुआ है तो ये इन सब की स्पीड को भी क्या कर रहा है? डिटरमाइन। तो दिस इज योर स्पीड डिटरमाइनिंग कार, SDC। एग्जैक्टली ऐसे ही ये स्टेप बहुत फास्ट है, आपको याद है मैंने सिखाई थी फास्ट रिएक्शंस। तो आप इसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, आप ऑब्जर्व करने बैठोगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। ये स्टेप स्लो है, धीरे धीरे चल रहा होगा रिलेटिवली, आप इसे क्या कर पाओगे? ऑब्जर्व कर पाओगे। तो इसी के बेसिस पर आप रिएक्शन की रेट डिसाइड करोगे। ये जितना स्लो रिएक्शन की रेट भी उतनी ही कम, ये जितना फास्ट रिएक्शन की रेट भी क्या होगी? उतनी ही फास्ट। तो हम इस स्टेप को देखकर रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है आगे चलकर ऑर्डर डिटरमिनेशन में। तो कुछ याद नहीं रखना है, इंफॉर्मेशन थी, समझना था, मैंने आपको समझा दिया है, अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। दीज आर द रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। Each step of a complex reaction is an elementary reaction and the slowest step is called RDS. कॉपी करें। चलिए, तो ये सीखने के बाद कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, आओ सीखते हैं अपने अगले दो टर्म, दैट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, जिसके बेसिस पर आप अपने चैप्टर में आगे तक मूव करने वाले हो। तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है ऑर्डर और दूसरा है मॉलिक्यूलैरिटी। देखें सबसे पहले मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को बड़े ध्यान से पढ़े। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, और रिएक्टिंग स्पीसीज मैंने लिखा है देखो साफ साफ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फ्री रेडिकल्स एटसेट्रा। ये कुछ भी हो सकता है। पहली मिसकंसेप्शन जो बच्चे बना लेते हैं वो ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल्स। नहीं मेरे दोस्तों, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलैरिटी इज अ जनरल टर्म बोलने के लिए, रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, तो उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फ्री रेडिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। आगे कंटिन्यू करो, which collide together to form products in a, देखो हाईलाइट किया मैंने, सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो बात हमको यहाँ से सीखनी है कि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है। अगर आपको पता है कि एक रिएक्शन एलिमेंट्री है तभी आप उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी की बात करोगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोगों को पता ही नहीं होता है। तो अगर मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिख दी N2 + 3H2 gives 2NH3, बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? हाँ, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। आप बोलो एलिमेंट्री है तब मैं बोलूंगा कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 4 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखना, अगर आपको पता नहीं है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं तो फिर आप उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि एक रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है, और उसके लिए अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी देखो तो अगर उस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो CaCO3 का डीकंपोजिशन लिखो, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि एलिमेंट्री है, तो ये टूटकर बनाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हम बोलेंगे 1। इन्हें हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आप बोलोगे सर आपने लिखा विच कोलाइड टुगेदर, तो अकेला मॉलिक्यूल किससे सिर्फ उड़ेगा, मतलब किससे कोलाइड करेगा? देखो जब सिंगल मॉलिक्यूल होता है तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन की वजह से ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं ना, CaCO3 है ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये ब्रेक होते हैं आपस में, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक होता है। तो वहां कोलिजन नहीं होता, लेकिन वहां वाइब्रेशन की वजह से कोलिजन होता है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे तो हम रिएक्शन को बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर, 3 इन्वॉल्व होंगे तो हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर। तो देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। अगर रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, सभी एलिमेंट्री है, ठीक। NO + O3 बाई मॉलिक्यूलर है, 2NO + O2 क्या है आपके पास, ट्राई मॉलिक्यूलर और टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये तो ही बात मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है,
यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर का आपको मतलब पता होना चाहिए। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मॉलिकुलैरिटी की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ध्यान से सुनना, रटनी नहीं पड़ेगी अगर आप दिमाग लगाओगे तो। ठीक, पहली चीज आपने कह दिया कि मॉलिकुलैरिटी क्या होती है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, मॉलिकुलैरिटी। तो ध्यान दें, मॉलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अरे एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल तो होगा रिएक्ट करने के लिए। मॉलिकुलैरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल क्यों नहीं सकती? क्योंकि फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल थोड़ा ना होता है, आधे मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं होता। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आधे मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मतलब O होता है? ओ भाई ये नहीं होता है, ऐसा मत कर देना। ये इसका मतलब होता है कि आधे मोल O2 से 1 मोल O बनेगी, आधे मॉलिक्यूल O2 का मतलब O नहीं होता है। अगर आप ये मानते हो तो फिर मुझे बताओ आधे मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मतलब क्या होगा? है ऐसा, C डबल बॉन्ड O और इसको बीच में से काट दिया ऐसे, तो ये रहा आधा, है ना। आधा मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, ऐसा होगा आधा मॉलिक्यूल? नहीं होगा ना। आधे मॉलिक्यूल ऑफ NO2 का मतलब नहीं होगा। 3, अच्छा चलो ठीक है, आधा मॉलिक्यूल O2 है ना। अच्छा बताओ 3/4 ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितना है? बताओ नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स का कोई मतलब होता ही नहीं। मॉलिक्यूल्स कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, आधे पूरे का कोई मतलब नहीं होता है। वो जो हम रिएक्शन, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं कि NO प्लस हाफ O2, तो भाई ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। ये हम जब मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तब लिखते हैं। हमने कभी नहीं बोला अपनी जिंदगी में, आपने भी नहीं बोला होगा अभी तक, कि एक मॉलिक्यूल NO आधे मॉलिक्यूल ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा। आधे मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं होता है। तो भाई आप खुद समझ चुके हैं, मॉलिकुलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिकुलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ऑब्वियसली जब जीरो ही नहीं हो सकती तो मॉलिकुलैरिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मॉलिकुलैरिटी की वैल्यू जनरली 3 से ज्यादा भी नहीं होती है। तो मॉलिकुलैरिटी हमेशा 3 या उससे कम होती है। 3 से ज्यादा मॉलिकुलैरिटी की रिएक्शंस बहुत रेयर होती है। ऐसा नहीं है कि 3 से ज्यादा मॉलिकुलैरिटी की रिएक्शंस नहीं होती हैं, 1000 में से कोई एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसकी मॉलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा होगी। तो जनरली रिएक्शंस की मॉलिकुलैरिटी 3 या उससे कम ही होती है। उसका रीजन क्या होता है कि जब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी तो आप मुझ पर भरोसा रख के इसे याद रख सकते हो, इस पॉइंट को सिर्फ, और ये मैं आपको आगे समझाऊंगा इसका लॉजिक जब हम कोलिजन थ्योरी की बात कर रहे होंगे। तो वहां पर हम बात करेंगे एक्चुअली कि ऐसा क्या होता है कि रिएक्शंस की मॉलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती। लेकिन ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉलिकुलैरिटी के जो आपको पता होने चाहिए। पहला, मॉलिकुलैरिटी इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। जैसे मैंने बताया, रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मॉलिकुलैरिटी लिख सकते हो। सेकेंड, मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। थर्ड, reactions with molecularity greater than 3 are rarely observed as probability of colliding more than 3 molecules to form product is very less। तो ये 3-4 छोटे-छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको मॉलिकुलैरिटी के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार आपसे बोलता है कंपेयर मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर। अभी हमने मॉलिकुलैरिटी के कैरेक्टरिस्टिक देखे, अब हम ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे। चलिए, ये एक और पॉइंट, अगर आपको किसी गिवन रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा दिख रही है तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी 3 से कम है वो एलिमेंट्री हो जाएगी, नहीं। अगर आपके पास एक रिएक्शन लिखी हुई है और उसकी मॉलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा दिख रही है तो ये 100% पक्का है कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी। लेकिन अगर उसकी मॉलिकुलैरिटी 3 से कम दिख रही है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री होगी। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिख दी 5A + 4B gives C, तो ये तो पक्का है कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ही होगी क्योंकि इसकी मॉलिकुलैरिटी 9 दिख रही है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक रिएक्शन है 2A + B gives C, इसकी मॉलिकुलैरिटी 3 है तो ये एलिमेंट्री होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी गारंटी है, इसकी नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मॉलिकुलैरिटी दिख रही है अगर आपको 3 से ज्यादा तो वो रिएक्शन मोस्टली कॉम्प्लेक्स ही होगी, बट 3 से कम में कोई गारंटी नहीं होती है। चलिए, ये तो ही बात मॉलिकुलैरिटी की। तो मॉलिकुलैरिटी क्या होती है? एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे हम उसकी मॉलिकुलैरिटी बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है। चलिए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ऑर्डर।
ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूलैरिटी थियोरेटिकल कंसेप्ट था, ऑर्डर थियोरेटिकल नहीं होता है, ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंटल। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आप उसके रेट लॉ से लिखते हो। मान लो आपके पास रिएक्शन है A + B गिव्स प्रोडक्ट्स। बताओ एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स? पता नहीं, मैं नहीं बताया, कुछ भी है तो कॉम्प्लेक्स है। बताओ उसके लिए रेट लॉ क्या बनेगा? तो रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A⁻x एंड B⁻y। थोड़ा सा पीछे जाओ, मैंने बताया था x और y का मतलब। तो एक्चुअली ऑर्डर क्या होता है, आप किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो। सबसे पहली चीज, ऑर्डर लिखने के लिए आपको रिएक्शन का रेट लॉ लिखना होगा। पहली चीज, रेट लॉ लिखने के बाद उसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी पावर्स का अगर आप सम कर दो तो उसे ही हम उस रिएक्शन का क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर बोलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था x था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, y था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, और आप x + y को ऐड कर दो, आपको रिएक्शन का क्या मिल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। तो समझे? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट लॉ फॉर अ गिवन रिएक्शन। तो एक गिवन रिएक्शन के जब आप रेट लॉ लिखोगे तो उसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर्स का जब आप सम कर दोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन का ऑर्डर। पहली बात समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात ध्यान दें, तो मैं आपको दो चीजें सिखा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई एक जनरल रिएक्शन है, मान लो A + B गिव्स प्रोडक्ट्स, है ना, जो मैंने नीचे लिखी एग्जैक्टली वही लिख रहा हूं, और ये रिएक्शन क्योंकि मुझे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कॉम्प्लेक्स है, तो मैं सिंपल इसके लिए रेट लॉ क्या लिखूंगा, K इंटू A⁻x एंड B⁻y। अगेन हम लिख सकते हैं यहां पर x क्या होगा, x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। सिमिलरली बताओ y क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B होगा। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो बताओ इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू x + y। एक चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है A + 2B गिव्स C, तो ये भी हम थोड़े पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम एक एलिमेंट्री रिएक्शन की शक्ल देखकर उसका रेट लॉ लिख सकते हैं। इसकी शक्ल देखकर आप इसका रेट लॉ लिख दो। बताओ अब इसका रेट लॉ क्या बनेगा, K इंटू A⁻1 एंड B⁻2, है ना। तो A की पावर आ गई 1, B की। तो अगर एलिमेंट्री है तो सोचना ही नहीं है, फिर तो आप उसकी शक्ल देखकर उसका रेट लॉ लिख दोगे। और ध्यान दो, बताओ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी, 3, एलिमेंट्री है। बताओ इसका ऑर्डर भी कितना, 3। हाँ, तो यहां से आपको एक चीज सीखने को मिली, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, दैट इज फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन बताओ ऑर्डर इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी होता है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। अब जैसा मैंने आपको सिखाया, किसी भी रिएक्शन के लिए आप रेट लॉ सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लिख सकते हो। लिखते इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही है, पर वो आता ऐसा ही है, इसलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना, अब हम ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बताओ मॉलिक्यूलैरिटी कैसी क्वांटिटी थी, थियोरेटिकल, लेकिन क्योंकि आप रेट लॉ सिर्फ एक्सपेरिमेंट से लिख सकते हो तो ऑर्डर कैसी क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल। तो आपने कॉपी कर लिया। चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। पहला, सिंस रेट लॉ कैन ओनली बी रिटन experimentally, order is an experimentally determined quantity. Clear? Next, order of a reaction can be 0. मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती थी, ऑर्डर 0 हो सकता है। जिन रिएक्शंस का ऑर्डर 0 होता है उन्हें हम 0 ऑर्डर बोलेंगे, जिनका 1 होता है उन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं, जिनका 2 होता है उन्हें हम ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। हाँ, मुझे पता आपके दिमाग में आ गया सर नेगेटिव, तो ये आप ध्यान रखना है, थोड़ा सा है, वैसे सीबीएसई में कभी नहीं पूछता बट स्टिल आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर लिख रहे हो, मान लो वही रिएक्शन है A + B गिव्स C, तो रेट इज इक्वल्स टू K। किसी
किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। मान लो a की पावर बन गई -1, तो अब b की पावर या तो 1 आएगी या 1 से ज्यादा ही होगी। ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट मे बी नेगेटिव, बट ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। ठीक, तो ये ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ऑर्डर पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डर 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो मॉलिक्युलैरिटी 0 नहीं हो सकती, ऑर्डर 0 हो सकता है। मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, हाफ 3/4 हो सकता है। मॉलिक्युलैरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑर्डर किसी एक के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉलिक्युलैरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, ऑर्डर जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। बोलो बात समझ में आई? चलिए इसके बाद देखें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात करें, so for a complex reaction each step has its own individual molecularity and there is no meaning of overall molecularity। मैं पहले बता चुका हूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हर स्टेप की अपनी मॉलिक्युलैरिटी होती है, उसके लिए ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर डिफाइन होता है, जो कि आरडीएस मेथड से कैलकुलेट होता है। तो आओ मैं आपको सिखाता हूं कैसे हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं वही रिएक्शन ले रहा हूं जो मैंने आपको पहले भी सिखाई थी। 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आपको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी दी हुई है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म ये कह रही है कि रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। जो पहला स्टेप है वो एक इक्विलिब्रियम है, फास्ट इक्विलिब्रियम। NO प्लस Br2 गिव्स NOBr2। ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 और ये एक फास्ट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फिर देखो आपको दिया हुआ है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या कह रहा है वो कि जो NOBr2 बना वो NO के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2NOBr बना लेगा। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2 और ये स्लो स्टेप है। ठीक है, आपको इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ, फाइंड रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको रेट लॉ भी बताना है और साथ ही साथ आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर भी बताना है। तो ध्यान से देखें, हम ये जो मेथड है यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो सबसे पहला स्टेप है आपका, आप करने वाले हो ये मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम के टाइम पे ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज राइट रेट लॉ फॉर RDS। तो आप सबसे पहले RDS को पहचाने, तो पहचान गए ये RDS है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके लिए आप लिखोगे रेट लॉ। तो देखो मैंने आपको सिखाया था, लिखा हुआ भी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप हैज इट्स ऑन इंडिविजुअल मॉलिक्युलैरिटी। क्योंकि देखो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी 2 होगी, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्युलैरिटी भी 2 होगी। लेकिन इस रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी का कोई मतलब नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसके लिए रेट लॉ लिखो। तो देखो तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, अब अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूं तो वो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब रेट लॉ लिखने के बाद आप रेट लॉ को चेक करोगे, चेक वेदर द रेट लॉ includes any intermediate or not. If intermediate is present, then we have to eliminate it. अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो आपने देखा, अब इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन में बना और रिएक्शन में ही खत्म हो गया, जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं
और रिएक्शन के दौरान ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। या फिर आप ऐसा करो, दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो उससे नेट रिएक्शन मिलेगी। जो कैंसिल हो रहा हो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट। तो ध्यान से देखें, यह है नयन, यह है चक्षु, दोनों को खोलें और यहां देखें यहां कोई इंटरमीडिएट है क्या। तो देखो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं इंटरमीडिएट हूं। तो अगर ये इंटरमीडिएट है, अब हमें इस इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना पड़ेगा रिएक्शन में दिए गए डेटा से। तो ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ NoBr2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो यहां से आप NoBr2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी बन जाएगी, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। सही है। अब आप NoBr2 की ये वैल्यू यहां पर होगी, तो इसको एक्सप्रेशन 1 नाम दे दो, इसको एक्सप्रेशन नाम दे दो 2, और आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। देखो जैसे NoBr2 के लिए आप यहां रखोगे, रेट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, K2 इंटू K1 बनेगा। साथ में क्या बनेगा, देखो ये यहां जाएगा तो NO और NO टू द पावर 2, और साथ में क्या आ जाएगा, एक Br2। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप देखो ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो अब इस रिएक्शन का जो रेट लॉ बनेगा उसको हम बोल रहे हैं कुछ K, और बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 एंड Br2 टू द पावर 1। अब आप देखो, अब आपने इसका रेट लॉ लिख लिया है और इसका रेट लॉ बता रहा है कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 3। सर ये तो सेम ही आ रहा है, डायरेक्टली लिख देता मैं। हाँ आ रहा है, हर बार आएगा जरूरी नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, क्योंकि इन दोनों की शक्ल सेम आ गई है, इसका मतलब ये मत बोल देना कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। देखो मैकेनिज्म दी हुई है, मतलब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, इवेंचुअली वो आ गया है, बट हर बार आए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप प्रोसेस को समझो, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं रटना। सबसे पहले आरडीएस पहचानो, आरडीएस के लिए रेट लॉ लिखो। ध्यान देना, अगर आरडीएस में इंटरमीडिएट नहीं है तो आपकी जिंदगी में इससे सुनहरा पल हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। मान लो यहाँ NoBr2 नहीं होता, सिर्फ Br2 होता, तो यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो चुका होता। अभी मैं आगे और सिखा दूंगा आपको। लेकिन अगर रेट लॉ में इंटरमीडिएट है तो क्वेश्चन में दिए गए इक्विलिब्रियम डेटा से आपको उस इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना, ये देगा आपको हमेशा क्वेश्चन में, चिंता मत करो। यहां से NoBr2 निकाला, वैल्यू रखी, ये आ गया ओवरऑल रेट लॉ। तो ये रहा इस रिएक्शन का रेट लॉ, के इसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, इसे हम ओवरऑल रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू K1 इंटू K2 के बराबर होगी। ठीक है, और इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम ओवरऑल ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो आप इसे कॉपी करें, फिर आपके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चंस की। चलिए भाई, अब आवाज आ गई होगी ना, आवाज गायब हो गई थी। तो मैं कह रहा था कि ये रिएक्शन दी हुई है, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। ये उसकी मैकेनिज्म है, पहला स्टेप है स्लो है, दूसरा स्टेप है फास्ट है, और सी यहां पर कौन है, इंटरमीडिएट है। अब आप इस रिएक्शन का रेट लॉ निकालो, तो आप क्या करोगे, देखो ये आरडीएस है, तो हम आरडीएस के लिए रेट लॉ लिखेंगे। तो बताओ रेट लॉ क्या बनेगा, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी।
बन गया। अब आप इस रेट लॉ को ध्यान से देखो, बताओ क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट है? नहीं है ना, कोई इंटरमीडिएट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ए और बी, ए भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट। तो बस मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आई एम फ्री नाउ। यही इस रिएक्शन का रेट लॉ है। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, और इस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो कितना बन जाएगा? 1 + 1 दैट इज 2। समझ पा रहे हैं? तो दोनों केस मैंने आपको करवा दिए हैं। देखो यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं दिया था तो वहां दिख जाएगा आपको। आप तो आरडीएस पहचानो, आरडीएस के लिए रेट लॉ लिखो। रेट लॉ लिखने के बाद ध्यान से उसे देखो कि उसमें इंटरमीडिएट है या नहीं है, तो उसे एलिमिनेट करना है, और नहीं है तो इससे अच्छा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यही आपका आंसर है, यही आपका रेट लॉ है, और यहां से आप इस रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो, कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे मेरी तरफ से इलस्ट्रेशन। अब आपके लिए है मेरे पास 2 क्वेश्चंस। देखें, सीबीएसई 2019 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज गिवन बिलो। तो आप ट्राई कर सकते हो, कैसे करना आपको पता है। पोज करें वीडियो को, ट्राई करें, और हम इसे करते हैं डिस्कस, देखते हैं आपका आंसर। लिखने का तरीका भी मैं आपको साथ में सिखाऊंगा। तो रिएक्शन दी हुई है, उसके लिए मैकेनिज्म दी हुई है। तो आप बोलोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लिखेंगे कि सिंस फर्स्ट step is the slowest step, so it will be the rate determining step, that is RDS. Now writing the rate law, फॉर आरडीएस। तो अब आप आरडीएस के लिए रेट लॉ लिख रहे हो, बताओ रेट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? K इंटू, है ना, इसका रेट कांस्टेंट K1 मान लो, नहीं दिया हुआ है तो K1 मान लेता हूं, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस। सही है? देखो यही स्लो स्टेप था। अब देखो, है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्चुअली I माइनस यहां पर। अब बताओ क्या I माइनस इंटरमीडिएट है? I माइनस तो रिएक्टेंट है यहाँ पे कहीं पर। देखो इंटरमीडिएट कौन है? आप ऐड करोगे IO माइनस कैंसिल, I माइनस से क्या होगा, यहाँ पर I माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि I माइनस वैसे इन्वॉल्व नहीं है, वो यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया, यहाँ ऊपर I माइनस था तो वो रिएक्टेंट की तरह काउंट होगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से कुछ भी एलिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन दी हुई है आपको। यही इस रिएक्शन का क्या है, रेट लॉ, क्योंकि इंटरमीडिएट तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं। I माइनस क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट ही काम कर रहा था, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, H2O + O2 में जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। रिएक्शन बनेगी 2H2O2 gives 2H2O + O2। तो रेट लॉ में कैटलिस्ट आ सकता है, इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। तो ये इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब अगर हम इसके लिए ऑर्डर की बात करें तो दिख रहा है आपको ओवरऑल ऑर्डर। तो पहला तो रेट लॉ आ गया। सेकंड स्टेप, सेकंड पार्ट जो आप इस क्वेश्चन का देखोगे, ओवरऑल ऑर्डर। देखो ओवरऑल ऑर्डर कितना बन जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, एंड थर्ड वो पूछ रहा है आउट ऑफ स्टेप 1 and 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप वो हमने लिख ही दिया है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो मैंने आपको सिखाया रेट लॉ लिखो। अगर उसमें इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट था IO माइनस, इंटरमीडिएट नहीं है तो वो ही उस रिएक्शन का रेट लॉ होगा और वही आंसर होगा। ये I माइनस इंटरमीडिएट नहीं है, ये है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन के दौरान काम में आता है और रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम भी हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे सीख भी लेंगे उस चीज को। चलिए, ये था एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है सीबीएसई 2019 के अंदर, और ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास, है ना, अभी इसकी बात नहीं करते हैं। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपके पास था मेथड टू डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज हमने रेट लॉ लिखना सीखा, आज हमने एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सीखी, और आज हमने ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी सीखी। ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने मटेरियल में मिल जाएंगे, उन्हें आप और सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, इनमें परफेक्ट हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस घूम फिर के एग्जाम्स में दोबारा से पूछ ले जाते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। मैं आपको ये
मिसकंसेप्शन सिखाऊंगा, दिखा तो देता ही हूं। ये पेज नंबर 105 पर है, फर्स्ट पैराग्राफ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो क्या प्रॉब्लम है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा। और इसके बाद हम सीखेंगे कि हम जो ऑर्डर कर रहे हैं, है ना, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी, तो ऑर्डर का एक्चुअल मतलब क्या है वो हम लोग सीखेंगे, फिर उसको यूज करना सीखेंगे और एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू ऑर्डर निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।